रात की चांदनी फैली हुई थी, लेकिन उस रोशनी में शांति की बजाय डर का साया मंडरा रहा था। चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी और हल्की हल्की बर्फबारी के साथ ठंडी हवाएं तीर की तरह शरीर को भेद रही थी। उस बर्फीले सन्नाटे में एक औरत, राधिका, लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसके साथ में उसका छोटा बेटा आरव था, जो ठंड से कांप रहा था और बुरी तरह रो रहा था। आरव की मासूम आवाज में जैसे मदद की पुकार थी। राधिका अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी खुद की सांसें थम रही थी। मेरा बच्चा, चुप हो जा, बस थोड़ी देर और, थोड़ा सा शांत हो जा। माँ है ना, तुझे संभाल लेगी। आरव और जोर से रोने लगा, जैसे माँ की बातों का जवाब दे रहा हो और अब कोई उम्मीद बाकी न रही हो। राधिका को लग रहा था कि आरव की हर सिसकी उसे अलग अलग दर्द बता रही है। वो जानती थी कि वे घंटों से इस बर्फीले जंगल में भटक रहे हैं, कोई सहारा नहीं मिला, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि कोई रास्ता जरूर मिलेगा। राधिका ने अपने फटे हुए बर्फ से गीले कपड़ों से आरव को ढकने की कोशिश की, लेकिन वे कपड़े अब ठंड रोकने में नाकाम थे। उसके सिर से खून बह रहा था, बाल बर्फ और खून से सने हुए थे। चेहरे पर दर्द, डर और लाचारी का मिश्रण था। हर कदम पर उसके पैर बर्फ में धंस जाते और हर सांस के साथ उसकी हिम्मत टूट रही थी। रात गहराती जा रही थी, इलाका अनजान और खतरनाक था। राधिका इतनी रात को इस हिमालयी घाटी के तूफान में अकेली थी, अपने नन्हे बेटे के साथ। आरव अब और तेज रो रहा था। राधिका उसे बार बार सीने से लगाती और कहती, चुप हो जाना मेरे बच्चे, बस थोड़ी सी और हिम्मत। तेरी माँ है ना, सारे तूफान से लड़ जाएगी। अचानक राधिका की नजर आरव पर रुक गई। बच्चा ठंड से नीला पड़ चुका था, उसकी रुलाई कमजोर हो रही थी। दूर बर्फ के समंदर में हर कदम मौत की ओर ले जा रहा था। तभी राधिका की थकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद जगी। राधिका की आंखें चमक उठीं। वो लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी। दूर पहाड़ी के मोड़ पर एक छोटी सी कुटिया नजर आई, जिस पर बर्फ की पतली परत जमी थी। एक हाथ दरवाजे की ओर बढ़ाया। उसका हाथ दरवाजे से टकराया और पल भर के लिए उसकी आंखें ऊपर उठीं। होठ कांपे, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो बेहोश होकर दरवाजे पर गिर पड़ी। आरव भी गिर गया। तभी अंदर से एक बूढ़ा आदमी, हरि सिंह, निकल कर आया। उसने देखा तो चौंक गया। अरे अरे, ये कौन है? कौन है ये? यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रही है? ऊपर से इतना छोटा बच्चा। अरे राम राम राम, आजा आजा आजा। हरि सिंह ने आरव को उठाया और अंदर गर्म बिस्तर पर लिटाया। राधिका को भी गर्म जगह पर लिटाया। उसने आंख तेज की। आरव गर्म बिस्तर पर थोड़ा शांत हुआ और अपने हाथ चाटने लगा। हरि सिंह सोच में पड़ गया कि ये कौन है, इतने तूफान में यहाँ कैसे आए। बच्चा भूखा लग रहा था, माँ बेहोश। उसने फैसला किया कि पहले बच्चे को दूध पिलाए। पता नहीं कौन है ये, इतने तेज तूफान में यहाँ कैसे आए। बच्चा भी भूखा है, माँ भी बेहोश है। एक काम करता हूँ, बच्चे को दूध पिला देता हूँ। हाँ। हरि सिंह ने आरव को दूध पिलाया। बच्चा सुकून से सो गया। फिर उसने राधिका के जख्म देखे, घाव धोए, पट्टी की, मरहम लगाया। मरहम से राधिका को राहत मिली और उसने आंखें खोल दी। वो घबराकर उठी। ये कहाँ हूँ? मेरा बच्चा कहाँ है? आराम से बेटी, देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बच्चा दूध पीकर सो गया है, गर्म बिस्तर में है। तुम बस खुद का ध्यान रखो, तुमको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम करो और अपने जख्मों को ठीक होने का समय दो, है ना बेटा? राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बहुत कुछ मन में दबाए बैठी थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। उसने आरव की ओर देखा, जो आराम से सो रहा था। बाबा, आपका शुक्रिया, आपने हमें पनाह दी। बस 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 बेटा,
एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद जितनी मर्जी शुक्रिया बोल लेना, है ना? आराम करो। राधिका की आंखों में चमक आ गई। कुछ दवाओं का असर, थकान और भूख से वो निढाल हो चुकी थी। हरि सिंह ने उसे खाना दिया। खाते समय राधिका की आंखों से आंसू टपक रहे थे। हरि सिंह सोच रहा था कि बच्ची के मन में बहुत कुछ है, लेकिन अभी पूछने का समय नहीं, सुबह बात करूंगा। खाना खाने के बाद राधिका सो गई। अगला दिन हुआ। राधिका के जख्म बेहतर थे। आरव खेल रहा था। हाँ, और बेटी, अब सब बढ़िया लग रहा है ना? हाँ बाबा, अभी सब ठीक लग रहा है। अच्छा, ये बताओ तुम यहाँ आई कैसे और क्यों? राधिका ने अपनी कहानी सुनाई। वो और उसका पति रवि इन हिमालय घाटियों में घूमने आए थे। बर्फीली सुंदरता का आनंद ले रहे थे। तभी कुछ गुंडों ने हमला किया, रवि को मार दिया। वे आरव को छीनना चाहते थे, राधिका को साथ ले जाना चाहते थे। जैसे तैसे भागी। सोचा था पति के साथ खुशी के पल बिताएगी, लेकिन सब खौफ में बदल गया। राधिका ने अपनी शादी की यादें भी साझा की। कैसे रवि ने उसे प्रपोज किया था, कैसे वे पहली बार इन घाटियों में आए थे। उसने बताया कि रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वे हनीमून पर थे। लेकिन अब सब बिखर गया। वो घंटों रोती रही, अपनी जिंदगी के हर पल को याद करती। हरि सिंह सुनता रहा, उसकी आंखें नम हो गईं। अरे राम राम राम, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा तुम्हारे साथ। अरे भगवान, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो ना, तुम्हारा छोटा सा बच्चा है और ऊपर से इतनी ठंड है। तुम घर से दूर हो, पति को हमेशा के लिए खो दिया, इन घाटियों में भटक रही हो। क्या कहूं, ऐसी समस्या भगवान कभी किसी को न दे। मेरे पास शब्द नहीं है बेटा तुमको दिलासा देने के लिए। एक पति के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं होती। अब तुम जहां जाओगी, कैसे रहोगी, कैसे क्या करोगी, बच्चे को कैसे संभालोगी? कुछ सोचा है बेटा? बाबा, आप मुझे यहाँ से गांव जाने का रास्ता बता दीजिए। मैं अपने ससुराल ही जाऊंगी। उनका बेटा तो नहीं रहा, लेकिन उनका पोता उनको जरूर दे सकती हूँ। उम्मीद करूंगी कि वो अपने नन्हे पोते के साथ अपने बेटे का गम भूल जाए। हरि सिंह ने बताया कि गांव ज्यादा दूर नहीं, दाएं सड़क पर बस आती है। लेकिन उसने राधिका को और समय रुकने को कहा, क्योंकि उसकी हालत अभी ठीक नहीं थी। राधिका ने माना और अगले 2 दिन वो कुटिया में रही। राधिका ने माना और अगले 2 दिन वो कुटिया में रही। इस दौरान वो आरव के साथ खेलती, अपनी यादें साझा करती। हरि सिंह उसे पुरानी कहानियां सुनाता, कैसे वो सालों से यहाँ अकेला रहता है, परिवार खो चुका है। राधिका को लगने लगा कि हरि सिंह एक अच्छा इंसान है। लेकिन तीसरे दिन हरि सिंह ने कहा कि अब चले। बेटा, गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ से निकलकर दाएं ओर एक सड़क मिलती है और उस सड़क पर एक बस रोजाना आती है। वो बस तुमको तुम्हारे गांव छोड़ देगी। अच्छा चलो, आओ मेरे साथ, मैं तुमको उस सड़क की ओर ले चलता हूँ। आओ आओ। धन्यवाद आपका, आपने मेरी इतनी सहायता की। यदि आप कल नहीं मिले होते तो मैं और मेरा बच्चा बच नहीं पाते। अब जल्दी से तैयारी करो चलने की। अगर शाम हो गई तो बस निकल जाएगी, क्योंकि पूरे दिन में एक ही बार आती है। राधिका हरि सिंह के साथ आरव को लेकर सड़क की ओर चली। लेकिन रास्ते में हरि सिंह एक पतली गली में मुड़ गया। राधिका को हैरानी हुई, लेकिन वो चुप रही। वे एक पुराने खंडहर जैसे घर में पहुंचे। घर पुराना था, मिट्टी की महक आ रही थी। राधिका घबरा गई। बाबा, ये किसका घर है? हम तो सड़क पर जाने वाले थे ना, फिर हम इस घर में क्यों आए हैं? मुझे तो ये बहुत ही पुराना लगता है और इस घर के अंदर से मिट्टी की खुशबू भी आ रही है, जैसे ये घर बहुत सालों पुराना हो। बेटी, अंदर तो चलो, तुमको सब पता चल जाएगा। मैं तुमको सड़क पर छोड़ तो दूंगा, परंतु जाने से पहले तुमको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। कोई मेरा खास है जो तुम्हारी मदद करेगा। आपने जितनी मेरी मदद की काफी है। मुझे और कोई मदद नहीं चाहिए अब आपसे। मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना है। हरि सिंह अंदर चला गया। राधिका मजबूरन पीछे गई। अंदर एक जवान आदमी विक्रम बैठा था। वो वही था
जिसने गुंडों के साथ रवि की हत्या की थी। राधिका चौंक गई, आंसू बहने लगे। उसने विक्रम को देखा और याद किया कैसे हमला हुआ था। वे घाटी में पिकनिक मना रहे थे। अचानक गुंडे आए। रवि ने लड़ाई की लेकिन मार दिया गया। राधिका भागी, लेकिन अब यहाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या ये घर तुम्हारा है? बाबा बताओ ना, कौन है? अब आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाँ, अब यही तुम्हारी मंजिल है और यही तुम्हारा घर है। आज से इसी घर में रहना है। अब देखो बेटा, अब पति तो तुम्हारा वैसे भी मर ही गया है। अब बिना पति के ससुराल में जाकर क्या करोगी? उससे बेहतर है कि इस घर के कोने में पड़ी रहो और किसी जरूरतमंद की मदद करो, जैसे मैंने तुम्हारी की है ना। क्या कर रहे हो आप? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आप मुझे बताओ, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या आप जानते हो इस आदमी को? आप जानते हो ना, ये खूनी है। इसने मेरे पति का खून किया है, मेरे छोटे से बच्चे को अनाथ किया है। हरि सिंह चुप हो गया। विक्रम हंसते हुए बोला। उसने अपनी कहानी बताई कि कैसे वो इलाके का मालिक है। हरि सिंह उसके लिए काम करता है। राधिका को धोखा दिया गया। विक्रम ने बताया कि वो जानबूझकर भाग में दिया, क्योंकि बर्फ में मर जाती या किसी घर में जाती तो उसके आदमी लौटा देते। ये मेरा इलाका है और ये बूढ़ा मेरे लिए काम करता है। इसने बिल्कुल वही किया जो इसको करना चाहिए था। और तुमको क्या लगा कि तुम मेरे चंगुल से भाग जाओगी? और मुझे खबर भी नहीं लगेगी, है ना? यही सोचा था ना? मैं इस इलाके का मालिक हूं और यहाँ मेरे खिलाफ कोई जाने की सोच भी नहीं सकता। तो क्या बाबा ने जो मेरे लिए किया वो सब एक धोखा था? बाबा ने ये सब आपके कहने पर किया? सही पहचाना तुमने। और तुमको क्या लगा तुम मेरी आंखों के सामने से भाग जाओगी? अरे तुम भागी इसलिए थी क्योंकि मैंने भागने दिया, क्योंकि मैं जानता था इतनी बर्फ गिरने के बाद तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। और यदि जिंदा रह भी गई तो जिस घर में भी तुम पनाह लेने जाओगी वो आदमी तुमको पनाह तो जरूर देगा, परंतु वो तुमको लौटा देगा। और किसके पास पहुंचाएगा? मेरे पास। क्या चाहते हो मुझसे? क्यों मुझे पकड़ना चाहते हो? क्यों तुमने मेरे पति का खून किया? आखिर क्या मिला तुम्हें एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ के? क्या गलती थी मेरे पति की? क्या गलती थी मेरी? क्या गलती थी मेरे छोटे से मासूम बच्चे की? ओहो हो, सही सही बताऊं, सच्ची बताऊं, एकदम सच्ची। कोई गलती नहीं थी उसकी। परंतु जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है वो काम अच्छे से करो। धीरे धीरे तुमको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो टांगे काट दूंगा मैं। राधिका ने कहा कि कैद से बेहतर मौत है। उसने आरव को पकड़ा और भागने लगी। विक्रम ने आरव को एक विचित्र कमरे में ले जाकर कांच के छोटे ताबूत में बंद कर दिया। राधिका देख सकती थी लेकिन छू नहीं सकती। विक्रम ने धमकी दी कि छूने की कोशिश की तो मार देगा। राधिका टूट गई, रोने लगी। वो ताबूत के पास बैठ गई। मेरे बच्चे, परेशान नहीं हो। तेरी माँ यहीं पे है तेरे पास। और मैं कसम खाती हूँ अपने मरे हुए पति की, जब तक अपने बच्चे को इस ताबूत से आजाद नहीं कर लेती तब तक एक चैन की सांस भी नहीं लूंगी। 2 दिन बीते। विक्रम ने राधिका से कोई काम नहीं कराया, न सामने आया। राधिका आरव के पास बैठी रहती। तीसरे दिन उसने घर घूमना शुरू किया। सोचा कि दुश्मन की कमजोरी ढूंढे। वो पूरे घर में घूमी, हर कोने को देखा। शाम को थककर लौट रही थी कि एक पुराना लकड़ी का दरवाजा नजर आया। वो अंदर गई। वहां 2 बड़े कांच के ताबूत में 2 लड़कियां, प्रिया और सोनिया, कैद थीं। राधिका चौंकी। कौन हो तुम? और इन ताबूत के अंदर क्या कर रही हो? तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं। ये इस बात की गवाह है कि तुम दोनों जिंदा हो। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? क्या तुमको नहीं पता ये कितनी खतरनाक जगह है?
वो विक्रम तुमको भी हमारी तरह इसी ताबूत में बंद कर देगा। इससे पहले वो तुमको देखे तुम भाग जाओ यहाँ से। मैं नहीं भाग सकती यहाँ से, क्योंकि उस विक्रम ने मेरे बच्चे को भी तुम्हारी ही तरह ताबूत के अंदर कैद कर लिया है। तुम मुझे इस विक्रम के बारे में कुछ बताओ ताकि मैं उससे मुकाबला कर सकूं और तुम दोनों को और अपने बच्चे को यहाँ से बचा सकूं। सोनिया डर गई, लेकिन प्रिया ने मनाया। उन्होंने बताया कि विक्रम की एक पत्नी है, मीरा, जो अक्सर रोती है। विक्रम उसके साथ यहाँ आता है, बातें करता है। राधिका को सलाह दी कि छुपकर सुने। राधिका कोने में छुप गई। रात हुई। विक्रम मीरा के साथ आया। मीरा, देखो इन लड़कियों को और खुश हो जाओ। तुम्हारी हर बात मेरे लिए हुक्म की तरह होती है। जो तुम बोलोगी वो मैं करूँगा। आप ऐसा क्यों बोलते हो? मैं एक साधारण स्त्री हूँ। कोई सुंदरता नहीं मेरे पास, कोई ताकत नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई धन नहीं। फिर आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हो? हाँ हाँ, यही बात यही बात तुम हमेशा क्यों मुझे बताती हो? क्या तुमको नहीं लगता तुम्हारी इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे पड़ता है। आप इतने सुंदर हो मैं आपके साथ अच्छी नहीं लगती। जब आई मैं आपको और खुद को साथ देखती हूँ तो मुझे बुरा लगता है। आपके साथ कोई सुंदर स्त्री ही जचेगी। विक्रम ने कहा कि मीरा की इन बातों को गलत साबित करने के लिए 3 सुंदर स्त्रियों को यहाँ लाया। मीरा ने पूछा, क्या करेगा? विक्रम ने बताया कि महर्षि गुरु आने वाले हैं। महर्षि आए, सुई निकाली। हाँ, तीसरी लड़की कहाँ है? उसका ताबूत मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो कहीं भाग नहीं सकती। उसका बच्चा तो ताबूत में है। वो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। महर्षि ने सुई दी। कहा कि लड़कियों में गाड़ो, सुंदरता सुई में आएगी। फिर मीरा में लगाओ, मीरा सुंदर हो जाएगी। मीरा ने विरोध किया, लेकिन विक्रम ने झूठी कहानियां बनाकर मनाया कि लड़कियां विधवा, टूटी शादी वाली, अनाथ है। मीरा मान गई। वे चले गए। प्रिया और सोनिया को बताया। वे बोली कि झूठ है, प्रिया की शादी नहीं टूटी, सोनिया लाडली बहन है। राधिका ने फैसला किया कि आज रात निकलें। मुझे आज रात कैसे भी करके तुम दोनों को इन ताबूतों से निकालना होगा। फिर हम चलेंगे साथ में बाहर, क्योंकि अब तक मुझे ऐसा लगता था जैसे इस विक्रम के पास कोई जादू है। अब पता लगा ये भी हमारी तरह साधारण इंसान है। हम ताबूत को तोड़ देंगे। ऐसी गलती मत करो। दुश्मन को कमजोर समझना बेवकूफी है। हमें बहुत सतर्क होकर कुछ करना होगा। उसने ताबूत खोले, प्रिया और सोनिया को निकाला। दीदी, क्यों मौत को दावत दे रही हो? आसानी से जान बच गई। शेर के मुंह में हाथ डालना ही क्यों है? हमारी जान बच गई। हमारे भागने के बाद ये विक्रम किसी और लड़कियों को यहाँ ले आएगा और उनको बंदी बनाएगा, उनके पति को मारेगा। उससे पहले मुझे वो सुई नष्ट करनी होगी, ताकि फिर कभी इसके दिल में ये ख्याल ही ना आए, जिससे वो अपनी बदसूरत पत्नी को सुंदर बनाने का सपना देख सके। फिर आरव को निकाला, सीने से लगाया, लेकिन सुई नष्ट करने का फैसला किया। राधिका ने सुई ढूंढी, घर में घूमी, विक्रम के कमरे में चुपके से गई। वहां पोटली में सुई मिली। उसने सुई तोड़ी, नष्ट की। फिर तीनों भागीं, लेकिन विक्रम जाग गया, पीछा किया। बर्फ में सबको लेकर भगती राही फिर कुछ देर बाद वहां गांव पहुंच गई और फिर पुलिस को बताया। विक्रम पकड़ा गया। राधिका ससुराल गई, लेकिन पहले प्रिया और सोनिया के परिवार से मिली। सब खुश हुए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।